Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 4, Electoral Politics. In this chapter, we discussed about the elections of Haryana State Assembly. In this chapter, we discussed about the assembly election in Haryana in the year 1882, when the Chaudhry Devi Lal contested an election in the formation of a new party for Nyay Youth, the struggle for justice. The name of party was the लोकदल. तो चौधरी देवीलाल ने लोकदल नाम की एक पार्टी बनाई और उस पार्टी ने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके अलायंस बना करके और स्टेट असेंबली इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जो पब्लिक से प्रॉमिस किया था वोटर्स से कि जैसे ही उनकी पार्टी गवर्नमेंट में आएगी, वे जो किसानों के ऊपर लोन है उस लोन को जो फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन्स पर है उनको वेव कर देगी, उनको माफ कर देगी। और जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में उनको जो सीटें मिली वो उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिली। एलाइज और लोकदल दोनों को मिलाकर के टोटल उन्होंने 76 आउट ऑफ 90 सीट मिली। 90 में से 76 मिली। वो लोकदल प्लस एलाइज जो उनके जो ग्रुप था जिन्होंने मिलकर के इलेक्शन लड़ा था, तो उनको सबको 76 आउट ऑफ 90 सीट मिली और अकेली लोकदल को 60 आउट ऑफ 90 सीट मिली। लोकदल पार्टी को 60 सीट मिली आउट ऑफ 90 में से 60 सीट लोकदल को मिली और बाकी 16 सीट जो थी वो उनके एलाइज जो थे, उनके साथ जो ग्रुप में थे, उन सबको मिली। तो यहां पर कांग्रेस को ओनली 5 सीट्स मिली। 5 सीट्स थी वो कांग्रेस को मिली। तो इस तरह ये यहां पर जो फुल मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी जो गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, वो लोकदल पार्टी को मिली और इसी पार्टी ने चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में इसी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई। तो ये जो स्टोरी थी और अगले इलेक्शन में जो चौधरी देवीलाल को 1982 में जो उनको मेजोरिटी मिली थी, नेक्स्ट जो इलेक्शन हुए उन इलेक्शंस में वापस से वो इलेक्शन हार गए। तो जगदीप एंड नवनीत रीड दिस स्टोरी एंड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन। कैन यू से विच ऑफ द राइट और रॉन्ग। तो कुछ कंक्लूजन इस स्टोरी से हमें देखने को मिलते हैं। इलेक्शन कैन लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्शन कैन लीड टू चेंजेज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज करने के लिए इलेक्शंस जो हैं उन इलेक्शंस होते हैं कि गवर्नमेंट अगर काम सही नहीं कर रही हो तो उस गवर्नमेंट को अगले इलेक्शन में बदला जा सकता है, या इलेक्शन में कोई पार्टी विनिंग हो जाती है, रूलिंग में आ जाती है और रूलिंग पार्टी होने के बाद भी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, तो उस पार्टी को रिमूव करने के लिए और दूसरी पार्टी को चांस देने के लिए इलेक्शंस जो हैं वो कंपल्सरी हैं। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज स्पीचेज। नो, वह उनके जो गवर्नर था in the state government, governor, in the central government, president has the important role. वहां पर प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
और स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नर है, राज्यपाल, वह अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब नई इलेक्शन होते हैं नई विधानसभा के और न्यू गवर्नमेंट बनानी होती है, तो जिस पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलती है उसी पार्टी को, अदरवाइज फिर जो बिगेस्ट पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिली, उस पार्टी को गवर्नर है वो इनवाइट करता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड प्रूव द मेजोरिटी। दोनों चीज़ के लिए इनवाइट करता है कि पहले तो आप गवर्नमेंट बना लें, आपकी बड़ी पार्टी है या आपको फुल मेजोरिटी मिल चुकी। अब यहाँ पर चौधरी देवीलाल को 60 सीट मिल चुकी थी। इट मीन्स चौधरी देवीलाल सिक्योर द फुल मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, उसको मेजोरिटी मिल गई एंड ही इज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उसे इनवाइट करना पड़ा, कंपलसरी है, जरूरी है कि जो पार्टी अगर क्लियर मेजोरिटी जिसको आ जाती है उसी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जाता है। इफ एनी पार्टी डज नॉट रिसीव द मेजोरिटी, अगर उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं है तब वो क्या करते हैं, वो जो गवर्नर है वो बिगेस्ट पार्टी जो है उसको इनवाइट करता है। अदरवाइज अगर बिगेस्ट पार्टी को इनवाइट नहीं करता है तो वह किसी भी पार्टी को इनवाइट कर सकता है, बट उस पार्टी को ये लगना चाहिए कि वह मेजोरिटी प्रूव कर सकती है। तो एक बार गवर्नमेंट बनाने के बाद जो फर्स्ट सेशन होगा उस सेशन में उन्हें मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। People are unhappy with every ruling party and vote against in the next election. People are unhappy with every ruling party and vote against in the next election. ये एक ट्रेंड बन चुका है इंडिया में कि एक बार जो गवर्नमेंट आ जाती है अगले इलेक्शन में वह गवर्नमेंट नहीं आती, फिर दूसरी गवर्नमेंट ही आती है। ये ट्रेंड बन चुका है, बट ऐसा कोई लॉजिकली नहीं है कि हर बार जो वोटर्स हैं वो अपना वोट चेंज करते ही हैं। द पार्टी दैट विन्स द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वही गवर्नमेंट बनाती है। नो, जो पार्टी इलेक्शन तो जीतती है बट साथ में उसे फुल मेजोरिटी या क्लियर मेजोरिटी प्रूव करनी होती है, उसे मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। दिस इलेक्शन लीड टू ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा, इस इलेक्शन से हरियाणा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। यस, द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट हैव रिजाइन्ड आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शन। नो, जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और उसमें अगर रूलिंग पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है नेक्स्ट इलेक्शंस में, तो उस पार्टी के जो रूलिंग पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर है उसे रिजाइन करना ही पड़ता है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है। तो इलेक्शंस की जरूरत सबसे पहले तो किसी चीज पर डिसीजन करने के लिए, किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर डिसीजन करने के लिए, हम अगर पॉपुलेशन कम है तब तो सब एक जगह इकट्ठे होकर के और फिर हम उस मैटर पर डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर लिव देयर, ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ पीपल एक साथ इकट्ठे होना मुश्किल है और इसके लिए जरूरी है कि हम उन किसी भी डिसीजन में गवर्नमेंट सबको इन्वॉल्व ना करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व कर ले। तो रिप्रेजेंटेटिव को बनाने के लिए इलेक्शंस की जरूरत होती है। इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन, क्या एक डेमोक्रेटिक वे है कि बिना इलेक्शन के किसी रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जाए। तो लेट्स थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। अगर हम माने कि एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई जो है किसी को सेलेक्ट करना हो रिप्रेजेंटेटिव को, देन और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, there could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable.
तो अगर एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना पड़े तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि पता लगाना कि किसको ज़्यादा नॉलेज है और किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो देयर कुड बी सम बट लेट एक्सपीरियंस्ड और there could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable, but let us say the people can resolve these difficulties. Clearly, such a place does not require elections. But can we call this place a democracy? कि बिना इलेक्शंस के ऐसे हम पता लगा सकते हैं, बट क्या वो डेमोक्रेटिक वे है? No. Then how do we find out if the people like their representative or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes or the people? कैसे पता लगाएं कि लोग उस रिप्रेजेंटेटिव को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, और कैसे इंश्योर करें कि ये जो रूलर है वो रूल कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहा है, और अगर अकॉर्डिंग टू लॉ और ऑन द विशेष ऑफ द पीपल वो नहीं कर रहा तब क्या किया जाए? तो हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? तो अगर लोग उनको लाइक नहीं करते हैं तो फिर उनका क्या होगा? देन दिस रिक्वायर ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज दैम इफ दे विश टू डू सो। तो इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर इलेक्शन हो, ताकि अगर वो लाइक नहीं करते हैं तो उनको वो नेक्स्ट इलेक्शंस में सपोर्ट ना करें और वो पार्टी हार जाए, वो लीडर हार जाए, और जिसको वो लाइक करते हैं उस पार्टी को वो इलेक्शन में विन करवा दे, जितवा दे। तो therefore elections are considerably essential in our times or for any representative democracy. Is an elections the voter make many choices, they can choose who will make law for them. तो वोटर क्या करता है? एक चॉइस होती है कि वो ये चूज कर सकता है कि who make law for them. They can choose who will form the government and take major decisions, कि किसको गवर्नमेंट बनानी चाहिए और को मेजर डिसीजन लेने चाहिए, and they can choose the party whose policy will guide the government and law making.